80 पार का नारा उत्तर प्रदेश में, 400 पार का नारा पूरे देश में था। और वो पूरा भी होता, कुछ कमियां रही, उन कमियों में इस अगले चुनाव में वो दूर करी जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी का वोट विशेषकर उत्तर प्रदेश में वो 14, 17, 19 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था काफी हद में, लेकिन इस बार वो गठबंधन की तरफ चला गया। हमारे नेता कार्यकर्ता बिल्कुल मोदी जी के, योगी जी के नाम पर ये सोचते रहे कि हम तो उनके नाम पर जनता हमें वोट दे देगी, हम चाहे गलत कर रहे चाहे सही कर रहे। समाज को ये तोड़ने वाली जो गतिविधियां हैं वो दूर करनी पड़ेगी, और वो हमारे जनप्रतिनिधि कर सकते हैं अगर 27 को फतह करना है। 28 लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और मंत्रालय भी का भी बंटवारा किया गया है। तमाम वो भाजपा में एक हर्ष का विषय है, लेकिन जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया गया था, कहने की वो नारा पूरा होता इस बार नजर नहीं आया। और भी चुनाव में काफी कुछ ना कुछ कमियां रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पे विजय 80 पार का नारा दिया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हमारे साथ विजय वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर वजह क्या रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, किस तरह देखते हैं, अगर जो 5 साल उनको जनता ने दिए है उसमें क्या क्या विशेष हो सकता है देश में, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आपका जो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी सैनी साहब जी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया देश में, तो कैसे देखते हैं और जनता का कैसे व्यक्त करना चाहेंगे तीसरी बार मौका देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने दम पर मेहनत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में दिल्ली की सत्ता सौंपने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि पिछले टर्न की तरह अगले तीसरा कार्यकाल भी वो बहुत अच्छे तरीके से जनता की सेवा में जिस भाव से उन्होंने किया है, निकाला है, उसी भाव से करें और चौथी बार भी फिर रिकॉर्ड बनाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मतलब अभी से जो है आप कह रहे हैं कि जो अगली बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, हाँ, तो मंगल कामना है। बिल्कुल, जी जी, शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं प्रधानमंत्री जी को। दीर्घायु हो, दोबारा दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। पिछली बार की सरकार में जो बहुत फैसले अच्छे लिए गए हैं, देश हित में लिए गए हैं, चाहे वो धारा 370 का रहा हो, राम मंदिर निर्माण का रहा हो, प्राण प्रतिष्ठा का रहा हो, और भी तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। किस तरह की उम्मीद रखते हैं जो अगले जो कार्यकाल शुरू हुआ है उससे बेहतर होगा, जो पहले हुआ 10 वर्ष में उससे बेहतर होगा। कहीं अगर मान लीजिए चूक हुई उसमें वो सुधार होगा और बेहतर ही बेहतर होगा। ये अब परिपक्व पूरे तरीके से जब सरकार बन करके चलती है तो उसमें बेहतर ही होता है, अच्छा ही होता है। जनता के बीच में रहने वाले नेता आप जो है, क्या लगता है कि किस तरह का जो है होना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को, जो है इस तरह के फैसले लेने चाहिए जो देश हित में जो है काम आए और जो है वो देश को आगे ले जाने वाले हो? एक दो आपके मन में कुछ बात? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बताने की जरूरत है क्या कि क्या जनता ने तो चर्चा नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सांसद चुन करके भेज दिए गए हैं, जो भी जहाँ से सांसद चुने गए हैं। रही बात कि उनका विजन, खुद प्रधानमंत्री जी का बहुत लंबा विजन है और वो अपने विजन के अनुसार अपनी टीम को लेकर के चलेंगे। मेरा तो बार बार यही कहना है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति को बहुत नजदीक से आप देखते हैं, वजह क्या रही है 400 पार नहीं हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उसमें हर पार्टी अपने अपने मतदाताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को एक टारगेट देती है। क्योंकि इससे पहले पिछली सरकार 350 पार रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए, तो इस बार तो एक स्वाभाविक था कि वो 400 पार का नारा देना ही, देकर के ही चलना हमारे लिए जरूरी था। और 400 पार का नारा दिया तो उसे 400 पार अब की बार हो जाएंगे। लेकिन सरकार बनी, तीसरी बार सरकार बनाने से का मकसद था, भारत को आगे बढ़ाने का मकसद था
और भारत को आगे बढ़ाने के लिए देश की जनता ने अपना मतदान किया, जनादेश दिया। मतलब यह उम्मीद अभी बाकी है 400 पार होने के लिए। जी बिल्कुल, उम्मीद तो कभी निराश होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी नारा दिया गया था 80 का। मैंने पहले कहा ना कि कोई भी टारगेट ये नहीं कहा जाता कि हम जो है जीतने के ही नहीं, टारगेट दिया जाता है जहां जितनी सीटें होती है उसका एक बहुमत का आंकड़ा दिया जाता है कि हम इस बहुमत को पार करेंगे। 80 पार का नारा उत्तर प्रदेश में, 400 पार का नारा पूरे देश में था, और वो पूरा भी होता। कुछ कमियां रही, उन कमियों में इस अगले चुनाव में वो दूर करी जाएंगी। किस तरह कमी रही है? बहुत सी जगह आपसी मतभेद, जातीय विवाद जनप्रतिनिधियों द्वारा पैदा करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर हम सनातनी इकट्ठा होकर के इकट्ठा चुनाव लड़ाएंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा। और हम अगर जातियों में बट करके, जातीय ब्याह शादी करने के लिए होती है, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र हित के लिए, फिर जातीय गठबंधन तोड़ करके हमें केवल देश हित में मतदान करना चाहिए। हम उसी पे 14 में, 17 में, 19 में यही देश की जनता ने किया था कि हम राष्ट्र हित में वोट करेंगे। किया अब के भी, लेकिन वोट पोल परसेंटेज कम रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट विशेषकर उत्तर प्रदेश में वो 14, 17, 19 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था काफी हद में, लेकिन इस बार वो गठबंधन की तरफ चला गया। और गठबंधन की तरफ इसलिए गया कि दुष्प्रचार कह लीजिएगा या जो भी कुछ कह लीजिएगा, अपने अपने तरीके होते हैं प्रचार करने के, जनता को भ्रमित करने के, जनता को लुभाने के। विपक्ष ने बाबा साहब के संविधान, SC BC के आरक्षण को समाप्त करने की जो उन्होंने बार बार आखिरी व्यक्ति तक, गांव-गांव, शहर, गांव, देहात में जाकर के जो उन्होंने प्रचार किया एक टीम के साथ में, उससे बहुजन समाज पार्टी का बेस वोटर जो वो भ्रमित हुआ। हमारे लोग इस काम को नहीं कर सके कि उसका काउंटर करें, ये बताया कि ये दुष्प्रचार है। ऐसा नहीं है, बाबा साहब का संविधान कभी कोई समाप्त कर नहीं सकता, आरक्षण कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, ये एक दुष्प्रचार है। उसमें हम अपने लोगों को समझाने में असफल रहे। कभी राम चुनाव में आ जाते हैं तो इस बार संविधान चुनाव में आ गया है। विपक्ष ने जो डर दिखाया है चुनाव में, जो है संविधान को लेकर, जो बाबा साहब का संविधान खतरे में, 400 पार आ जाएंगी, तो क्या जो है भगवान राम या धर्म को लेकर राजनीति में या सियासत में जो है, या संविधान को लेकर जो है उसके खतरे को लेकर जो है, क्या इस तरीके से पोषक सियासत विश्व का जो है नंबर 1 का संविधान हमारा माना जाता है। इस तरह की जो नई पार्टी आ रही है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बहुत अच्छे से राजनीति को बहुत गहराई से जानते हैं, तो इस तरह की जो नई पार्टियां आ रही है सियासत में, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा है। देखिए, राम को राजनीति में लाने का किसी ने काम नहीं किया, वो भी विपक्ष का दुष्प्रचार था। देखिए, हम अपने आस्थाओं के प्रतीक, जो भी हमारे देवी देवता महापुरुष, उनके सम्मान के लिए तो हम बात करेंगे ही। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। देखिए, वो नारा था। अब जो है, जो गाने वाले अपने अपने सुपरहिट गाने बनाते हैं, तो अब जनता को प्रेरित करने के लिए इस तरह की बात होती है, वो नहीं है। मेन मकसद था देश में आतंकवाद समाप्त करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, सड़कें बनाना, और बहुत सी योजनाएं जो सरकार लाई इन 10 वर्षों में, उनका प्रचार प्रसार हम सही तरीके से नहीं कर पाए इस बार। और प्रचार प्रसार जन जन तक था भी, लेकिन जिस दिन वोट पोल हो रहा था उस दिन वोट पोल परसेंटेज बढ़ाने में हम नाकाम रहे, क्योंकि हम जातियों में बट गए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम जातियों में न भारतीय जनता पार्टी को बांटे, और कुछ मैं तो यही कहूंगा छोटी मानसिकता के हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसे जातियों में बांट दिया।
जब हम जातियों में बटेंगे फिर हम एकजुट होकर के किसी भी पार्टी को या उस संगठन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। पवित्र संविधान को बीच में लाना सियासत क्या वो सही है? मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को किसी का डर दिखा करके कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो ये लाभ मिल जाएगा, ये प्रचार और प्रोपेगेंडा होते हैं राजनीति के। उनमें जो करने में सफल हो जाता है वो कामयाबी पाने में आगे बढ़ता है, और जो इसे अगर किसी दूसरे ने प्रचार इस तरह का किया है उसे काउंटर करने का काम करता है, तो एक बैलेंस होता है। जो सही मतदाता जो सोच के साथ वोट करता है फिर वो बिल्कुल सही तरीके से राष्ट्रहित में वोट जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जिससे डर दिखाया गया है भाजपा ये बता पाने में, समझा पाने में जनता को, देश की जनता को जो कहने के कामयाब नहीं हो पाएगी। संविधान को किसी जगह खतरा नहीं है, 400 पार है या 300 पार है। मैं डर नहीं कहूंगा, भ्रमित करने का काम किया गया। डर अलग चीज है, भ्रमित करना, डर देना अलग चीज है। डर नहीं, भ्रमित करना। तो भाजपा कहीं ना कहीं उसमें असफल रही है, उस बात को जो भ्रम निकालने। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता कार्यकर्ता गठबंधन जो बनाया तो हमारे नेता कार्यकर्ता बिल्कुल मोदी जी के, योगी जी के नाम पर ये सोचते रहे कि हम तो उनके नाम पर जनता हमें वोट दे देगी, हम चाहे गलत कर रहे चाहे सही कर रहे। अंत में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, मोदी जी के, योगी जी के नाम पे हम जो है क्या नाम, हम मतदाता वोट करेंगे। लेकिन नहीं, वोटर तो वोट करता है भारतीय जनता पार्टी भी और मोदी और योगी जी के भी नाम पर करता है, लेकिन उन्हें प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब की बार ना कहीं पन्ना प्रमुख देखे गए, ना बूथ के और सेक्टर के पदाधिकारी उस स्तर पर मेहनत जागरूकता के साथ, उनमें जोश भरना पड़ता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता, कैंडिडेट के जो समर्थक होते हैं वो जोश भरते हैं। जब उनमें जोश नहीं होगा बूथ तक जाकर के वोट डालने का, टीम लगती है हर क्या नाम गांव में, हर बूथ पर कुछ एजेंट बनते हैं, कुछ लोग वहां से वोटर लिस्ट लेकर के बैठते हैं, कौन वोट आ गई कौन नहीं आई। कुछ लोग वहां से जो वोट नहीं आई उनके घर जाकर के उन्हें प्रेरित करते हैं, ताऊ अम्मा भाई भाभी जो भी है जिनकी वोट रह रही है, आपकी वोट रह रही है, नहीं तो सरकार बनने से रह जाएगी। तो उस तरह का काम अब के जो है क्या नाम कार्यकर्ता नहीं कर पाए, उत्साहित नहीं कर पाए। वोट पोल परसेंटेज डाउन रहना और बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है ट्रांसफर गठबंधन पर हो जाना, और इसका साथ साथ ये सब हम अगर इसे काउंटर करते या इसमें हम वोट पोल परसेंटेज बढ़ाने में हम सफल रहते, या जो गठबंधन की तरफ हमारा दलित वोट गया है उसे रोकने में अगर हम सफल होते, तो जब ही हो सकते थे जब ये जातीय जहर न फैला हुआ होता। जब जातीय वो आपस में मतभेद फैल रहे थे जनप्रतिनिधियों द्वारा, विशेषकर मैं यही कहूंगा, जातीय का कोई भी, समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरह का मतभेद नहीं फैलाता, यह हम लोग फैलाने का काम करते हैं। अगर इस तरह का न फैलाते तो हर जाति, क्या समझ रहे हो आप कि राजपूत समाज, तो राजपूत समाज वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, बेस वोट है। और अब का जो है वो विरोध कर रहा है। कहां से विरोध चला, किनके कारण विरोध चला, किन्होंने उन्हें उकसाया विरोध करने के लिए? आप 22 में देख रहे हो, सैनिक समाज की भी इसी तरह की स्थिति है। सैनिक समाज भी भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है। अब भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट यह है कि 22 में उन्हें जात पात न देकर के उन्होंने वोट दिया, आपके सामने है, सहारनपुर में भी, पूरे प्रदेश मध्यप्रदेश में भी। और अब की बार वो किसी की बगैर वर्करी किए, बगैर किसी के वो क्या नाम समर्थन मांगे, बगैर किसी के उकसाए बहकाए वो वोट जो है छिटक करके इधर उधर जा रहा है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जातीय समन्वय न बनाना, और ये जातीय समन्वय बनाने का काम करते हैं सांसद, विधायक, प्रमुख और आपके हमारे अन्य जो क्या नाम जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका काम होता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कुछ दिनों से टीका टिप्पणी एक दूसरे समाज पर की जा रही है। 22 में भी यही हुई, 22 से पहले भी हुई, 22 के बाद में हुई, अभी ये जो है क्या नाम आपका इतना बड़ा आंदोलन हो जाना 7 अप्रैल को ननौता में, ये आप क्या समझ रहे हो? ये कहां एक प्रत्याशी के खिलाफ था
और कहाँ फिर ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैल गया। और उसके साथ साथ अन्य बिरादरी भी जो थोड़ी सी डर का या सहमी सी रहती थी, उन्हें भी मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का, उन्होंने भी भड़ास निकाल ली। बड़ी वजह बता रहे हैं। हालांकि जो आपने कहा कि सियासी लोग जो जनप्रतिनिधि जो रहते हैं उनका कहना है कि जाते बंटवारा या जाते विरोध, लेकिन ये इसके अलावा कोई और वजह भी तो रही होगी। देखो उत्तर प्रदेश में जब हम सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर में जिस तरह शुरुआत की गई थी यहाँ से, जब आपने नौनकता का जिक्र किया है, मैं आपके कैराना लोकसभा के या सभा का जिक्र करता हूँ, तो वहां पे जो विरोध का जो संदेश निकल के आता है, तो अंदर की जो वजह है, आखिर वजह क्या है? नहीं भाई, यही तो कह रहा हूं ना, इतना बड़ा विरोध पूरे देश भर में जनप्रतिनिधि अपने समाज अपने समाज को मैनेज समझा नहीं पाए। भाजपा मैनेज नहीं कर पाई। नहीं, भाजपा नहीं, जनप्रतिनिधि, भाजपा का दोषी नहीं इसमें, पूरे जनप्रतिनिधि। भाई एक चिंगारी कहीं से लगती है और फिर गांव के गांव को उजाड़ फेंकती है, उजला फूंक देती है। तो एक चिंगारी कहीं से कहीं जलती है। आजादी की चिंगारी भी कहीं से जली थी, आतंकवाद की चिंगारी भी कहीं एक जगह से चलती थी, जिसे खत्म कर दिया गया। इसी तरह इस इलेक्शन में कुछ पहले से ही ऐसी चिंगारियां बननी शुरू हो गई थी जो वो नुकसानदेह हुई। आप क्या समझ रहे हो? कोई तो एक लोकसभा में विरोध किसी प्रत्याशी का अगर कहीं हो रहा है और दूसरी में भी नुकसान हो रहा है, आपको सहारनपुर में भी वो नुकसान मिला है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ पूरा जो है क्या नाम पूरे प्रदेश में गया, देश तक में। आखिर कोई तो जो हवा दे रहा था, अब कोई भी दे रहा, मैं जनप्रतिनिधि बता रहा हूँ, वो अपने आप वो जनप्रतिनिधि अपने आप समझ लें, देख लें, नुकसान हुआ उसका। क्या नुकसान हुआ? सहारनपुर में मंडल में कम, ये 2 सीटें तो क्लियर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कम हुई है। एक मंत्री उसमें था भाई, एक माननीय केंद्रीय मंत्री भी थे उसमें, एक मंत्रालय गया हमारे मंडल से केंद्र का, हमारे सहारनपुर का जो केंद्रीय मंत्री। सहारनपुर की सीट थी, अगर वो पिछली बार हार गई तो उससे पहले भाजपा के उसमें थी झोली में, उससे पहले भी भाजपा पर रही है, और वो भी भाजपा की झोली में आते आते रह गई। उसका असर इधर तक हुआ। 27 में क्या इस तरह का असर रहेगा? ये मैनेज हो जाएगा? नहीं, देखिए बीजेपी इस पे जब बहुत नजदीक से जब बूथ पे जाके जातियों के बीच में बैठ के समन्वय बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, मेरा कहना केवल यही है कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर ये जातीय मतभेदों को दूर करने में, अपनी अपनी जातियों को संभालने में, अपनी अपनी जातियों के युवाओं को ये प्रेरित करने में कि देखिए हमें देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी बहन बेटियों के सुरक्षा के लिए पूरे तरीके से अगर हमें कोई सरकार बनानी है, तो उसके लिए हमें अपने मतभेद भुला करके, इधर उधर की बात न करते हुए, सभी चाहे वो किसी भी वर्ग किसी भी जाति के लोग हैं, उनको अपने साथ लगा करके चलना पड़ेगा। वो मतभेद, जाति मतभेद दूर करने पड़ेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, वो अन्य किसी की नहीं है। सिरमौर माने जाते हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समाज के लिए। और कैराना की अगर मैं बात करता हूँ, कैराना में जाए 5 विधानसभा में जाए, अगर मैं नकोट की विशेष रूप से बात करता हूँ, जहाँ पे आपने 4 बार प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया है, 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार जाता है बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी में आप आ भी जाते हैं, अंतिम समय में आ जाते हैं, मैनेज ना होने की आखिर वजह क्या रही है? नहीं, देखिए, ये तो उन 5 विधानसभाओं से जो विधानसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, वो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें देखना चाहिए था। अगर वहां घटत बढ़त हुई है, उनकी घटत बढ़त अगर हुई तो वो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी भी जिम्मेदारी होती, अगर मुझे 10-15 दिन, 20 दिन, महीने का समय मिलता कम से कम वो समझाने का, जो नाराजगियां कहीं एक दूसरे के प्रति थी उन्हें दूर करने का। जब तक व्यक्ति वोटर के पास जाकर के, समर्थकों के पास जाकर के, उनके घर जाकर के बैठ करके एक गिलास पानी पी करके उन्हें अपनी बात नहीं रखेगा उनके सामने, देखिए टेलीफोन से या व्हाट्सएप से कोई नहीं समझ पाता। मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं 16 तारीख को तो मैं आया हूँ पार्टी में, रात को, वो भी रात को 9:30 सुबह को लोगों को पता चला है। जैसे लोगों को पता चला, जब 2,500-3 हजार इकट्ठे हमने 17 तारीख को इकट्ठे करके लोगों बागों को हमने कह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उधर से जहां जहां भी हमारे समर्थक उन्हें वोट देने का काम करें।
अब बहुत से के पास सोशल लोगों क्या नाम आपके व्हाट्सएप वाले मोबाइल नहीं थे, बहुत सौ के रिचार्ज नहीं थे, बहुत सौ को पता ही नहीं चला। अब जिन्हें पता चला उन्होंने पार्टी के लिए वोट किया, पूरे अच्छे तरीके से किया, नहीं तो इससे बुरा हाल होता। प्रदेश अध्यक्ष आपकी एंट्री करा देते रात के 9:30 बजे। अपेक्षा भी कहीं ना कहीं रहती है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से कि डॉक्टर धर्म सिंह, हालांकि ये चुनाव का आप भी खुद मान रहे हैं इस बात को, सभी को पता भी है कि जो उसके 24 घंटे बाद में जो पूरा जो चुनाव प्रचार का समय था वो बंद हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जो अपेक्षाएं रही है भारतीय जनता पार्टी को आपसे, हालांकि देखो आप भी आए हैं, कम समय मिला है, तो उसमें समय की वजह रही है, कोई और वजह भी नहीं है? आप भाई समय की तो एक बात मैं फिर कह रहा हूं, जब एक प्रत्याशी उसके वर्कर और पार्टी पूरी एक एक महीना प्रचार प्रसार करती है कि फला कैंडिडेट को वोट दो, मेरे पास कोई ऐसा सिपली इलम थोड़ा ही था या अलादीन का चिराग थोड़ा ही था कि मैं केवल 12 घंटे कहा, सुबह निकलता दिन 5-6 बजे, 6 बजे सुबह को निकला और 5 बजे छिप गया, 5 बजे प्रचार बंद हो गया। तो इतने समय में मैं कितना प्रचार प्रसार कर सकता था, कहां तक जा सकता था। लेकिन फिर भी दोनों प्रत्याशी, कैराना से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सहारनपुर लोकसभा के जो प्रत्याशी है, उन दोनों से पूछ सकते हैं, ग्राफ बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, बूथ बता रहे हैं, बूथ बढ़ा बता रहे हैं, और उससे ग्राफ बढ़ा है। और ये जो नुकसान इतना बड़ा हुआ है, इस नुकसान में कमी आई है, नहीं तो और बड़ा हो सकता था। बड़ा नुकसान हो सकता है कि जाति है कि जाति नहीं। आपने पिछले बार में इससे बोला था, जेडीयू से बात करते हुए कहा था कि अगर कैराना प्रत्याशी को उसके भाई बिरादरी वोट दे दे तो क्या लगता है इस चुनाव में जो रिजल्ट आया? देखिए ऐसा मैंने आपको बता कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव में होता है तो उसका समाज को तो 100% योगदान करना चाहिए उसके लिए, और ऐसा नहीं है। 19 में भी हुआ है, 19 में यह योगदान हुआ है, 14 में बाबू हुकम सिंह जी के लिए हुआ था, इस बार उसमें भी छिटके नहीं, गठबंधन प्रत्याशियों के प्रोग्राम बड़े जबरदस्त तरीके से हुए, बहुत बड़े बड़े 2-2, 3-3 बजे तक रात को प्रोग्राम चलते रहे। उनके समाज में, प्रत्याशी के समाज में अगर कार्यक्रम गठबंधन के प्रत्याशी के, तो इससे दूसरे समाज में क्या प्रतिक्रिया होगी? वो कहेंगे कि जब यही समाज जा रहा है उधर तो हम तो उससे पहले दौड़ेंगे। और हर बूथ पर देख लीजिएगा आप, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ। सहारनपुर मंडल जो भारतीय जनता पार्टी की उपजाऊ भूमि मानी जाती है, और इस बार जब बड़ा नुकसान जो 3 सूत्रों को खोने का, यहाँ तक आपने कह दिया कि केंद्रीय मंत्री में भी हमें हिस्सेदारी मिलती है, मुझे अपने बालियान जी के रूप में हमें हिस्सेदारी मिली है, वो भी हम उससे कहने के बाहर आ गए हैं। क्या ये नुकसान जो है, अगर मैं सहारनपुर मंडल की बात करूँ 2027 में दोहराया जाएगा नुकसान को लेके, यह कहने के आप लोग आए हैं इसको मैनेज करने का? सहारनपुर मंडल की मैं बात करता हूँ। देखिए ऐसा है, मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ, सरकार, क्योंकि यहाँ पे हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने पहले गलत काम नहीं किया, आज भी गलत नहीं किया, अच्छा ही करेगी। सरकार अच्छा काम करेगी, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार हो, वो अच्छा करेगी, बेटर ही करेगी। लेकिन उसे जन तक पहुंचाना, जनता को वो लाभ देना, वो जनप्रतिनिधि का काम है। ये काम 2 वर्ष है, 2 वर्ष में पहले तो ये जातीय मतभेद दूर करें। आप क्या समझ रहे हो, वहां मुजफ्फरनगर सीट पर कितना आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ गए नहीं? वहां कितना आरोप प्रत्यारोप आ रहा है। अगर वहां इस तरह का हो रहा है तो और जगह भी हो रहा है। और अगर इसी तरह होता रहा, ये कम न हुआ, तो 27 में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, नुकसान होगा। अब तो जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, और जिम्मेदार में सबसे पहले उन्हें कहूंगा जो सिटिंग है, जिनकी जिम्मेदार बना करके जिन्हें जनता ने अपना उन्हें ताज पहनाया, उनकी जिम्मेदारी है कि मैं अपने अपने समाज के साथ दूसरे समाज की भी एक समन्वय बना करके, तालमेल करके, वो जो भी उनमें नाराजगियां हैं या कोई भी किसी तरह की गलत फहमियां हैं, उन्हें दूर करें। और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
जनप्रतिनिधियों को और कुछ करने की जरूरत, सरकार कर रही है काम तो भाई विकास कराना है तो सरकार करेगी। विधायक के पास तो विधायक निधि आती है, वो जहां दे रहा देगा, अपनी मर्जी से देनी है। लेकिन जो भी और बाकी योजनाएं हैं वो तो सरकार दे रही है, और वो एक मानक के अनुसार दे रही है, जो 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 उसके लिए वो है जनता के हर वर्ग को जो उसके दायरे में आता है, जो उसका हकदार है उसे मिल रहा है, पात्र को मिल रहा है, पात्र को मिल रहा है जी। लेकिन ये समन्वय तो जनप्रतिनिधि को बनाना पड़ेगा। हम भी उसमें सहयोग करेंगे, अगर वे चाहें तो हम भी सहयोग करें। हमारा तो प्रयास है, वो चाहे या ना चाहे, हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि ननौता वाले कार्य न दोहराए जाएं, ये फनपुरी वाले कार्य न दोहराए जाएं, ये एक दूसरे समाज के ऊपर टिप्पणी करना, वीडियो बना बना करके भेजना न दोहराई जाए, ये किसी की बहन बेटी को अपमानित न किया जाए। बहन बेटी चाहे इस समाज की है चाहे इस समाज की, वो बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी है। लेकिन अगर हम कहीं गंदी टिप्पणियां करेंगे एक दूसरे समाज की बहन बेटियों के ऊपर या एक दूसरे समाज के ऊपर, तो इससे समाज टूटेगा, जुड़ेगा नहीं, नुकसान हो जाता है। आज केवल एक ही चीज पर काम करने की आवश्यकता है कि हम जो है समाज को जोड़ने का काम करें और समाजों को इकट्ठा लेकर के साथ चले। और वो जिम्मेदारी मैं फिर कह रहा हूं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनकी सबसे पहले है। हमसे जो सहयोग होगा वो करेंगे। हमने तो ईमानदारी से जब रहे, जिस दल में रहे, ईमानदारी से काम किया। आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी रखेगी, उसे ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। इसके अलावा हम तो वो जो घोड़ा टांगे में पट्टा लगाता है ना घोड़े के, और वो केवल सीधा ही देखता है, इधर उधर का ट्रैफिक नहीं दिखता, केवल वही देखने का काम करते हैं। जहां रहते हैं वहीं उसी तरीके का काम करेंगे, किया है, करेंगे। तो इसलिए अभी मौका है हमारे संगठन के पास भी, पार्टी के पास भी, जनप्रतिनिधियों के पास भी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के पास भी, कि हम में दुश्वारियां जो हैं केवल एक ही है और कुछ नहीं है। विकास बढ़िया, कानून व्यवस्था बढ़िया, हर आदमी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, हर सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, सबके काम नहीं हो सकते, लेकिन जो सही काम है वो होंगे। अधिकारी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी करें, वो अलग मैटर है। लेकिन उनसे सबसे ऊपर जो है, कितना आप किसी का कितना भी बेहतर काम कर दो, लेकिन अगर उसके समाज को अपमानित कर दोगे, ठेस पहुंचती है, नहीं, वो आपका नहीं रहने का। बहुत काम होने के बाद भी वो नहीं रहेगा। उसके 99 काम कर दो आप और उसके समाज को अपमानित कर दो, तो वो आपका मतदाता नहीं रहा, और आपके साथ साथ आप पार्टी का नुकसान कर रहे हो, वो पार्टी का भी मतदाता नहीं रहा। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले सामाजिक समन्वय बनाना पड़ेगा। समाज को ये तोड़ने वाली जो गतिविधियां हैं उन्हें दूर करनी पड़ेगी, और वो हमारे जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, अगर 27 को फतेह करना है। 27 में बोल दिया आपने, बोल दिया कि मोदी जी दोबारा है, दीर्घायु हो, तो हाँ। कहने के वो जो आगे जो नुकसान है हमारा, और 400 पार की भी आपने उम्मीदें रखी, कहने के वो जो है जातीय जो समन्वय है उसको बनाना बहुत जरूरी है। जो जिम्मेदार है उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा करें। खैर, एक पोषक चर्चा करने के लिए, सोच पर चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।